तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा था किस बारे में। हमने पढ़ा था कि हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस बेस पे किया था, एलसी ऑसिलेशन के बेस पर उसने ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किया था और डिटेक्ट किया था। तो हर्ट्ज के क्या क्या उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या मेजर ऑब्जर्वेशंस रहे, तो मेजर ये 4 ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसको कैसे समझा था हमने हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से। हर्ट्ज ने जो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करी तो उसके लिए जो गैप थे ऑसिलेशन के वहां पर और एक डिटेक्टर के वहां पर, वो दोनों क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन जैसे ही हम इसको इस एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते थे तो ईएम वेव्स डिटेक्ट होना बंद हो जाती थी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, इनसे केवल एक ही डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये कैसी होनी चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ट्रांसवर्स नेचर होना चाहिए। तो ईएम वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। सेकेंड बोला कि ईएम रेडिएशन हैज अ वेव नेचर। तो जब ये तो पता चली गया कि ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, तो हर्ट्ज ने उसने कहा कि अगर ये ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और वेव्स अगर हैं ये, तो ये मतलब या फिर ये जो भी रेडिएशन है वो वेव नेचर रखते हैं। तो अगर वेव है तो वेव क्या क्या फेनोमेनन एक्सप्लेन कर सकती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। तो ये सब फेनोमेनन को भी उसने डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया, बताया। और इस वजह से उसने बोला कि जो ईएम के रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, ये एक्चुअल में क्या पोजेस करते हैं, वेव नेचर। नेक्स्ट उसने बोला कि जो ईएम वेव्स हैं वो सभी की सभी जितनी भी टाइप्स की, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर टाइप, जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, एक्स्ट्रा जो भी ईएम वेव्स के एग्जांपल हैं, वो सभी स्पेस के अंदर किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, सेम स्पीड जो लाइट की होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था कि ईएम वेव्स कैन बी पोलराइज। तो उसने उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसने बोला कि अगर हम कोई एएम रेडियो ले ले, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक नाम की चीज होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो आप एफएम रेडियो सुनते हो, दो तरह के रेडियो होते हैं। एफएम रेडियो जो एफएम हम कार में बजाते हैं वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेस्ड रेडियो, और एक होता है एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेस्ड रेडियो। क्या होता है वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि उसने कैसे बताया। तो अगर एएम रेडियो ले लिया जाए और वो जो उसका गैप था, डिटेक्टर का गैप, अगर उसके एक गैप को हम एंटीना से कनेक्ट कर दें, मान लीजिए एंटीना से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एएम रेडियो का ये एंटीना है, मान लीजिए ये तो हो गया हमारा एएम रेडियो, और ये एएम रेडियो का क्या हो गया, एंटीना। ठीक वैसे जैसे कार में ऊपर एंटीना लगा हुआ है, रेडियो कार के अंदर इनबिल्ट है, तो एएम रेडियो का एंटीना। तो जब यहाँ से जो ईएम वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, तो इसको जब आप रोटेट करवाते हो, यानी कि आप इसको अगर हॉरिजेंटल कर दो, मान लो अगर आपने ऐसे हॉरिजेंटल कर दिया इसको एक्स डायरेक्शन में, तो बेसिकली ये जो एएम रेडियो एंटीना डिटेक्ट करता है वो क्या डिटेक्ट करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन को, इलेक्ट्रिक वेरिएशन को, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन को डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही हमने इसको एक्स डायरेक्शन में कर दिया तो फिर ईएम वेव का प्रोपगेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ईएम वेव नहीं होगी। किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस वजह से जैसे ही अभी ये क्या चल रहा है, वाई डायरेक्शन के अंदर मैंने एंटीना को रख रखा है, और वाई डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने कंसीडर कर रखे हैं समझने के हिसाब से। ई इधर ले रखा है वाई डायरेक्शन में, और बी जेड डायरेक्शन में ले रखा है। उस हिसाब से हम बोल रहे थे कि ईएम वेव इन दोनों ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती। तो जब एंटीना एएम रेडियो वाला ऐसे रखा और उसको अगर आप हॉरिजेंटल कर दो तो ईएम वेव्स का डिटेक्शन या उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो एकदम से खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर एक इनबिल्ट एंटीना और होता है जो खुद भी हॉरिजेंटल होता है, वो हॉरिजेंटल किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और ये वाला जो अंदर इनबिल्ट एंटीना है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस को डिटेक्ट करता है। तो अगर आपने इसको इधर रख दिया तो भी थोड़े बहुत सिग्नल्स आएंगे, वो सिर्फ किसके आ पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्जर्वेशंस की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से बहुत कम होती है। उसका रीजन आप देख सकते हो, हमने एस्टेब्लिश किया था एक रिलेशन E naught upon B naught is equals to C. E naught, what is the E naught? Maximum amplitude of electric fields. B naught, maximum amplitude of magnetic field. तो जैसे हमने E by B बोला था, स्पीड होती है, E by B क्या होना चाहिए? स्पीड किसी भी मीडियम की। तो जब उसके और E नॉट B नॉट ले रहे हैं तो उसका मतलब E का मैक्सिमम और B का मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो तो V भी क्या मिलेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होता है? C। तो E नॉट अपॉन B नॉट का रिलेशन क्या है? C। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? E नॉट B नॉट का कितना टाइम्स है? कितने टाइम्स ज्यादा है? C टाइम्स ज्यादा। E नॉट B नॉट से कितना टाइम्स ज्यादा है? C टाइम्स ज्यादा। या ये पूछूं B नॉट E नॉट से कितना टाइम्स है? 1 अपॉन C टाइम्स, यानी कि 1 अपॉन 3 इंटू 10⁸ टाइम्स। तो ये बहुत छोटा हो गया किसके कंपैरिजन में? ई के कंपैरिजन में। तो डिटेक्शन होगा लेकिन बहुत ही मिनिमाइज होगा। ऑल्दो ईएम वेव्स जो चीज लेकर के चल रही है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन थे। तो आई गेस ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इसकी अगर जल्दी से हम थ्योरी बात करें कि थ्योरी ऑफ ईएम वेव्स एक क्विक रिकैप लेते हुए, तो सबसे पहले कौन आया? थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हिस्ट्री या हिस्ट्री बोल दो आप, हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईएम वेव। तो सबसे पहले किसने दिया था साहब ईएम वेव्स के बारे में? किसने बताया? मैक्सवेल। किसने बताया? मैक्सवेल ने। कब बताया? 1865 के अंदर। कैसे बताया? थ्योरेटिकल। इसने कोई प्रूफ नहीं किया था, इसने अपने लॉजिक के बेस पे बोला था कि भाई ऐसी कुछ वेव्स एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसके अंदर, और वो ईएम वेव्स किनसे मिलकर के बनी होनी चाहिए, किसकी वजह से प्रोड्यूस होनी चाहिए? एक्सेलरेटिंग चार्जेस या ऑसिलेटिंग चार्जेस की वजह से ये प्रोड्यूस होनी चाहिए। किसने बता दिया? मैक्सवेल ने। इसके लगभग 20-22 साल बाद मैथमेटिकल इस मैक्सवेल को अप्रूवल मिल गया जब इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया और ईएम वेव को प्रोड्यूस कर लिया गया बाय हर्ट्ज। किसने? हर्ट्ज ने, है ना, जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज कब किया? इसके 22 साल बाद, बोले तो 1887 के अंदर इसने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। एक्सपेरिमेंटली इसने प्रोड्यूस कर दिया साहब किसको? ईएम वेव्स को। और लगभग इसने जो बाय यूजिंग कौन सा? एलसी ऑसिलेशन वाला सर्किट। एलसी ऑसिलेशन सर्किट जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, उसके थ्रू इसने ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किया, डिटेक्ट किया। ठीक है, और इसके थ्रू इसने जो ईएम वेव्स बनाई इसको वो अप टू 6 मीटर तक भेजने में कामयाब हो गया। तो इसने ईएम वेव को कितनी डिस्टेंस तक? ऑलमोस्ट भेज दिया 6 मीटर तक। ठीक है, और इस टाइम पर इसने जो फ्रीक्वेंसी काम में ली थी वो थी 5 इंटू 10⁷ हर्ट्ज। 5 इंटू 10⁷ हर्ट्ज। विजिबल लाइट की होती है कितनी? 10⁻14 हर्ट्ज। इस ऑर्डर की होती है विजिबल लाइट। ये जनरली रेडियो वेव्स की रेंज चलती है। ठीक है, 5 इंटू 10⁻7। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी लेकर के उसने जो डिस्टेंस ऑब्टेन करी वो क्या थी? 6 मीटर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो आप? V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर हमें V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है रिलेशन, तो अगर इस हमें ये पता चल चुका था कि स्पीड ऑफ ईएम वेव्स कितनी है? c, तो लैम्डा वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? c बाय न्यू। c कितना? 3 इंटू 10⁸ 8। और न्यू की वैल्यू कितनी ली थी इसने?
5 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। तो देख लो ये कितना आ रहा है 6, है ना। ऊपर बन गया 30, नीचे बच गया 5, 30/5 6 मीटर। 6 मीटर तक ये भेजने में सक्सीड हो गया वेव्स को। 6 मीटर तक ईएम वेव्स को उसने भेज दिया सर। इसी टाइमिंग के दौरान ये आया हर्ट्ज 1887 में। इसी टाइम पे अपने इंडिया का कोलकाता का साइंटिस्ट कौन, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस फ्रॉम कैलकाटा और कोलकाता नाउ, उसने 1885 में उसी टाइम पर उसने भी एक्सपेरिमेंट किए, उसको भी सक्सेस मिली और उसने 20 मीटर तक उसने किस एमएम की ली, सॉरी 3 mm टू बहुत छोटी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लिया, ईएम वेव 3 mm टू 5 mm, ठीक है। इसके बाद आया साहब, इसके फिर ये तो ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है कि ईएम वेव नाम की कोई चीज होती है जिसकी स्पीड स्पेस में वही होती है जो लाइट ऑफ स्पीड होती है। इस वजह से लाइट भी एग्जाम्पल किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं, टाइम वेरिंग होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। और इन दोनों के ऑसिलेशन से जो एक नई वेव बनती है वो इन दोनों ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आया साहब मार्कोनी, गुग्लीलेमो मार्कोनी, ऐसे कुछ नाम है इसका, मैं सिंपल में लिख रहा हूं मार्कोनी, 1896 में, ठीक है। 1896 के अंदर या फिर 1901 के अंदर ऐसे ही कुछ है इसका, है ना, उसी के आसपास की बात है, मतलब 1900 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पर इसने जो ईएम वेव्स ली, उसने इस ईएम वेव को कई मतलब बहुत किलोमीटर्स तक इसने प्रोड्यूस करवा दिया। इसने क्या बोला कि जो आपका ऑसिलेटर सर्किट था, ये एलसी ऑसिलेशन सर्किट जिसमें मेटल प्लेट है, ये गैप है, ये इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है आपने। तो इसका ये जो गैप है जहां पे आप डिटेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर अगर इसको एक को तो कनेक्ट कर दिया एंटीना से और दूसरे गैप को कर दिया अर्थ यानी कि ग्राउंड, तो इनके थ्रू जो ये ईएम वेव का प्रोपेगेशन होगा वो सेवरल किलोमीटर्स तक चला जाता है। और इसने एक्सपेरिमेंटली सक्सेस मिली इसको कि जो ब्रिटिश इंग्लिश चैनल है उसको 1899 के आसपास या 1896 में उसने कई 100 किलोमीटर, मतलब वो जो ब्रिटिश चैनल आपको पता है ना, ओलंपिक्स वगैरह के अंदर जो स्विमिंग वाला कंपटीशन होता है, इंग्लिश चैनल पार करना स्विमिंग वाला, उस इंग्लिश चैनल को उसने वहां उस पूरे इंग्लिश चैनल के अक्रॉस उसने ईएम वेव्स सेंड कर दी थी। तो ये इसकी हिस्ट्री थी ईएम वेव्स के बारे में स्टार्टिंग से अभी तक। कितनों को यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? So let us start some phenomenon associated with EM waves, which are energy density, intensity and momentum of EM wave। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रेशर, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? तो सबसे पहले जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, आपको पता होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है? फिर भी कभी भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी किसी भी टाइप की डेंसिटी आ जाए, बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला कोई सी भी XYZ फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी, ध्यान रखें बहुत शॉर्ट ट्रिक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे मैंने पूछा आपसे मास डेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ रखा है आपने बचपन से, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो बेसिकली जो डेंसिटी बोलते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल में कौन सी होती है? मास डेंसिटी। प्रेशर डेंसिटी, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो पर यूनिट फिजिकल क्वांटिटी कितनी कंटेंट है किसी वॉल्यूम के अंदर, वो बताती है उस फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी के बारे में, ठीक है सर।
समझ में आती है बात? चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो इस तरीके से हम इसको करते। तो एनर्जी डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो बस ये डेफिनेशन खत्म होगी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM waves is defined as the energy content per unit volume. So क्या लिख दूं इसके डेफिनेशन? एनर्जी ऑफ EM wave in unit वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है साहब, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हमने एसोसिएटेड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी है और मैग्नेटिज्म में भी पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी, तो यहाँ पे मैं 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, उनको आप याद रखिएगा। वैसे तो शायद बता रखें, फिर भी नहीं पता हो तो अभी याद रखिएगा। ठीक है, कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, अच्छा हम EM वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एनर्जी डेंसिटी पढ़ने से पहले EM वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। EM वेव कहाँ पर प्रेजेंट है? स्पेस में है, फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं। और फ्री स्पेस में हम ये बोल रहे हैं कि दोनों टाइप के फील्ड्स मौजूद हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिनसे EM वेव जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो EM वेव है वो 2 तरह के फील्ड से एसोसिएटेड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो हम दोनों की बात करते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था वो थे स्टैटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, तो इलेक्ट्रो क्या? स्टैटिक। तो इसी तरह से मैग्नेटिज्म में जो पढ़ा था तो वो भी क्या था? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बढ़ी थी। जो भी एनर्जी डेंसिटी बढ़ी थी अभी तक हमने, वो कौन सी डेंसिटी है? स्टैटिक फील्ड वाली डेंसिटी से। तो अभी पहले हम उसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। सो द एनर्जी डेंसिटी of EM wave, energy density in static electric field, static electric field, अगर इसको UE बोल दें, एनर्जी डेंसिटी को मैंने सिंबल क्या दे दिया? स्मॉल u। तो ये एनर्जी डेंसिटी इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अभी वेरिएबल नहीं लिया है मैंने, ध्यान रखना। अभी क्या बोल रहा हूँ? स्टैटिक। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितनी दी जाती है साहब? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पढ़ रखा है क्या ये? यस सर। रखा है ना? यस सर। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक सिमेट्रिकली या एनालॉगी आप बोल दो, एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोल रहे हैं यूबी, इट इज गिवन बाय स्मॉल यूबी, ये भी स्मॉल यूई है, यूई यूबी इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होता है साहब? एप्सिलॉन नॉट की एनालॉगी 1/μ0, पता है ना? मैग्नेटिज्म में हम एप्सिलॉन नॉट की एनालॉगी क्या लेते हैं? 1/μ0। जैसे KQ के अंदर 4πε0, 1/4πε0, तो B में वो क्या हो जाता है? μ0/4π, क्योंकि 1/ε0, तो ε0 को 1/μ0 लिखेंगे, μ0 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो हाफ ऑफ एप्सिलॉन की जगह 1/μ0 और E की जगह B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये जो भी हमने एनर्जी डेंसिटी लिखी है वो स्टैटिक की है, लेकिन हमें पता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड do not produce EM waves. Which field produces EM waves? Variable field. ये कौन से fields हैं? Static fields. Static field will not produce EM waves. कौन से प्रोड्यूस करेंगे? वेरिएबल, टाइम वेरिएबल। तो टाइम वेरिएबल करें तो इसका मतलब है साइनोसॉइडल तरीके से कुछ हाफ पोर्शन में पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम वेरिएशन यानी कि ऑसिलेशन चाहिए। और जब टाइम वेरिएशन होता है तो हम, आपको याद होगा इससे प्रीवियस चैप्टर AC, उसमें हम जो कुछ लेते थे टाइम वेरिएशन के कारण, अगर आप डायरेक्ट टोटल निकाल देते थे तो जीरो आती है, पावर हो कुछ भी हो,
इस वजह से हम पूरा एक साइकिल के लिए कौन सी वैल्यूज कंसीडर करते हैं, ई की या किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यूज कंसीडर करते हैं, आरएमएस। माइंड में फिट कर लो कि जब भी टाइम वेरिएशन होगा, साइनोसॉइडल चीजें होंगी, तो फिर वहां पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी वैल्यूज काम में ली जाएगी, रूट मीन स्क्वायर। अब सोचो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये हमें पता है कि अगर डायरेक्ट में लिखता तो पॉजिटिव और नेगेटिव, हाफ में पॉजिटिव हाफ में नेगेटिव, ई टोटल क्या आ जाता, 0। लेकिन क्यों होता, क्योंकि ई टोटल दो चीजों से मिलकर के बना हुआ था, E1 और E2। एक तरह से ये E1 प्लस का E1 है, प्लस का E है, और जो E2 है वो माइनस का E है, इसलिए 0 हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर। ई आरएमएस से फायदा क्या होता है, आप कह रहे हो ई के स्क्वायर का मीन का रूट। तो उससे फायदा क्या हो गया, पहले पॉइंट में जैसे स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस वाले को स्क्वायर कर दूं और माइनस वाले को भी स्क्वायर कर दूं, तो अब मेरी नेगेटिव पोर्शन वैसे ही समाप्त हो गया, नेगेटिव कंटेंट खत्म हो गया। लेकिन अब नेगेटिव कंटेंट खत्म हो गया तो ये तो 2e स्क्वायर दे देगा, तो इसका क्या निकाल लूं, मीन निकाल लूं। तो मैंने यहां कर दिया ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाय 2, वापिस ई स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन मुझे तो ई चाहिए, ई से ई चाहिए था, तो मैंने इसका क्या ले लिया फिर से, तो वापिस ई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अंडर रूट लेते ही ई मिल जाएगा। तो हम हमेशा वेरिएशन के अंदर क्या काम में लेते हैं, कौन सी वैल्यूज काम में लेते हैं, आरएमएस वैल्यू, है ना। बहुत से को कंफ्यूजन होता है, ये पता नहीं कहां से आरएमएस अचानक से बीच में डेरिवेशन में घुस जाता है। क्यों घुस जाता है, जब भी साइनोसॉइडल चीजें होंगी उसकी वन साइकिल वाली सिंगल क्वांटिटी लोगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो इसलिए हम उसका पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर मीन ले लेते हैं, फिर मीन का वापस अंडर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर का अंडर रूट वापस से सिंगल वैल्यू दे देगा। तो अगर मैं यहां लिखूं, बट सिंस EM waves are produced by time variable या time dependent electric and magnetic field oscillations। इसका मतलब हम जो एनर्जी डेंसिटी यूज कर रहे हैं वो स्टैटिक फील्ड से एसोसिएट ना करके हमें किससे करवानी पड़ेगी, आरएमएस वैल्यू से या टाइम वेरिएबल फील्ड से। सो देयरफॉर, तो अगर वो आरएमएस ले रहे हैं तो एक तरह की कैसी वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू है। तो यहां पर जो एनर्जी डेंसिटी ले रखी है वो भी अब कौन से लेने वाले हैं हम, एवरेज। सो देयरफॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, अच्छा टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछ लूं यहीं पे ताकि आपको यहीं का ये समझ में आ जाए। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों का सम, है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है एनर्जी, तो डायरेक्ट सम निकाल लूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे ना लिख करके डायरेक्ट सम बाद में कर दूंगा। सो देयरफॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी will be taken by replacing या by taking RMS values of E and B. So hence what do we write, average energy density UE average, what I can write, half epsilon naught E RMS स्क्वायर। ई की जगह क्या लिख दिया, ई RMS। और ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बी के लिए, UB एवरेज will be equals to half of mu naught B RMS square। Therefore total average एनर्जी डेंसिटी, अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है एवरेज ले चुके हैं, टाइम वेरिएशंस आ चुका है, अब
इन एवरेज डेंसिटी या जो भी अब एनर्जी कैरी कर रही होगी वो कौन कर रही है कैरी, ईएम वेव्स, अगर ये दोनों फील्ड टाइम वेरिएबल है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव विल बी U एवरेज इज इक्वल टू, U एवरेज लिखो या सिंपली इसको मैं U लिख देता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाना चाहिए, UE एवरेज प्लस UE सॉरी UB एवरेज, AVG क्या हो गया, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू नॉट BRMS स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 इक्वेशंस हमारे, ये 5th इक्वेशन आ गई है। अब हमारा एम है, हमें पता है भाई कि E नॉट B नॉट में कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है, E नॉट अपॉन B नॉट कितना होता है, व्हाट इज E नॉट अपॉन B नॉट, C। तो मैं चाहता हूं, हाँ वेरी गुड, तो मैं चाहता हूं कि इस RMS वैल्यूज को मैं किस में चेंज कर दूं, E नॉट B नॉट में। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ERMS विद E नॉट, ERMS और E नॉट में क्या रिलेशन होता है, ERMS is equals to E naught by 2. E naught by root 2. Very good. So since ERMS is equals to E naught by root 2 and BRMS is equals to B naught by root 2. Also, चलो पहले ये अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ और ERMS का स्क्वायर, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंटू E नॉट स्क्वायर अपॉन 2 डायरेक्ट 1/4 लिख दूं क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट B नॉट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अब E नॉट B नॉट लिखते ही अब मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि मेरे को रिलेशन क्या पता है E नॉट और B नॉट में, सिंस E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C, इसका मतलब E नॉट कैन बी रिटन एज CB नॉट। अगर E नॉट को मैं CB नॉट की टर्म्स में लिख दूं तो जल्दी से बता सकते हो क्या, देयरफॉर UE एवरेज क्या लिखना चाहिए, ध्यान से लिखना, मैं UE एवरेज लिख रहा हूं, U टोटल नहीं, UE एवरेज क्या आना चाहिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E नॉट की जगह क्या लिख रहा हूं, ये हमारा ये क्या चल रहा है, UE एवरेज, यही है ना UE एवरेज, UE एवरेज, सॉरी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, E नॉट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, CB नॉट का स्क्वायर, CB naught. CB नॉट का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहीं पे हटा देता हूं मैं, तो इसको लिख दूंगा मैं C स्क्वायर B नॉट स्क्वायर। लेकिन C खुद भी कुछ होता है क्या, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो C स्क्वायर क्या हो गया, 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नीचे करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर की जगह 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू B नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/4 म्यू नॉट B नॉट स्क्वायर, ये क्या आया, UE एवरेज। क्या ये UE एवरेज, ध्यान से देख करके बताओ, इसके बराबर आ रहा है क्या, Yes, sir. तो हम इसको लिख सकते हैं UE एवरेज इज इक्वल टू UB एवरेज। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द EM wave. So average energy density of electric field oscillations and magnetic field oscillations is always equal, ये रहा वो रिलेशन, ठीक है।
इसको अगर मैं बी नॉट को ई नॉट की टर्म्स में कर दूंगा तो भी सेम रिलेशन आ जाएगा। वो कितना मिल जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, किसका, यूबी एवरेज या यूई एवरेज का। ठीक, यहां पर ही अगर अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये चीज समझ में आ ही गई है। तो फाइनल अगर मैं टोटल यू पूछूं तो टोटल यू कितना आ गया, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा यूई एवरेज, यूई एवरेज की वैल्यू प्लस इस पूरे की वैल्यू तो हो गई है, प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। कितना मिल गया, हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। और इसको अगर मैं फिर से बी नॉट को ईआरएमएस की टर्म्स में लिखना चाहूं तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 BRMS। BRMS इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन √2, तो बी नॉट इज इक्वल टू √2 BRMS। तो बी नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × BRMS स्क्वायर। तो बी नॉट स्क्वायर की जगह मैं अगर लिख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाफ म्यू नॉट इंटू 2 BRMS स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा, 1/म्यू नॉट BRMS स्क्वायर। ये हमारे पास यू टोटल आ गई, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, यू एवरेज टोटल। ठीक है, ये किसकी टर्म्स में लिख दी मैंने, बी की टर्म्स में। इसी को मैं अगर ई की टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यू एवरेज टोटल क्या मिल जाएगी, समझ में आया हो तो बोल के बताओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये किसकी निकाली हमने, EM वेव्स की। दिस इज द, या तो ये या ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन होता है कि अभी तो आएगा नहीं आपके मैथमेटिकल तो, वरना पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी, शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल। हमने शो भी कर दी। ठीक है, क्लियरली एवरेज डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, यू एवरेज टोटल किस पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी स्मॉल यू पर चल रहा है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या तो ERMS स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BRMS स्क्वायर। इनकी RMS वैल्यू के स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कितनों को अच्छे से समझ में आ गया ये पूरा।